India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी सर्वे का आज हुआ खत्म। कल कोर्ट को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। वाराणसी कोर्ट का आदेश, जहां शिवलिंग मिला है उस स्थान को सील किया जाए। सील बंद जगह पर किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बच्चे के यौन शोषण के आरोपी को दी जमानत। कहा, धारा 377 के तहत शारीरिक अंगों को छूना अपराध नहीं। 1 साल तक जेल में बंद था आरोपी। दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को फोर्टिस के पूर्व प्रमोटर बालविंदर सिंह और वकील को फिजिकल मीटिंग की सुविधा देने से किया मना। कहा, अदालत की विशेष शक्तियां आरोपियों की मदद के लिए नहीं। अगर पत्नी अपने पति को माता पिता से अलग होने के लिए जोर देती है तो ये मानसिक क्रूरता होगी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला, दहेज प्रताड़ना का झूठा आरोप भी मानसिक क्रूरता। India Legal presents Courts Roundup. ज्ञानवापी सर्वे आज कोर्ट नामित कमेटी की पूरी कर ली गई है। कल यानी कि मंगलवार को सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाएगी। वहीं ज्ञानवापी इलाके में एक कुएं में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने कहा कि जहां शिवलिंग मिला है उस स्थान को सील किया जाए और कोर्ट ने वहां किसी के आने जाने पर भी प्रतिबंध लगाकर आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इसके सुरक्षा और संरक्षण के सुपरविजन की जिम्मेदारी पुलिस महानिदेशक की होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट कल यानी कि 17 मई को इस मामले पर सुनवाई करेगा। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में बनारस कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि जिस जगह शिवलिंग मिला है उस स्थान को सील किया जाए। कोर्ट ने वाराणसी जिला प्रशासन को ये आदेश दिया है। कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह पर किसी के भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मस्जिद का तीसरे दिन का सर्वे पूरा हो गया है। रविवार को सर्वे का लगभग 65% काम पूरा हो चुका था और सोमवार को भी यही जारी रहा। कल यानी कि मंगलवार को कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। हम लोगों को जिस जगह पे संदेह था वहां पर हम लोगों ने माननीय कमिश्नर के माध्यम से कहा गया कि इस जगह के लिए इसको जरा सा दिखवाया जाए। तो वहां से जो है अपने को जो है आज एक पत्थर मिला जो कि शिवलिंग है हमारा जो है, ये हम लोगों का दावा है कि वो हमारा शिवलिंग है। तो हम लोगों ने तुरंत माननीय न्यायालय के समक्ष एक आवेदन वो किया है कि इस जगह को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि इस जगह के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। तो माननीय न्यायालय ने अपने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उस जगह को सील करने के लिए आदेश किया है। आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में लगातार तीसरे दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे वीडियोग्राफी कार्य शुरू हुआ था। एडवोकेट कमिश्नर समेत वादी प्रतिवादी सब ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद थे। सरकारी वकील महेंद्र प्रसाद पांडे ने सर्वे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज सर्वे कमीशन ने अपना काम पूरा कर लिया है। कमीशन ने बारीकी के साथ हर जगह की वीडियोग्राफी की है। तीनों गुंबद, तहखाने, तालाब, हर जगह की रिकॉर्डिंग की गई है। कल एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे। ये रिपोर्ट आज 3 सदस्य बनाएंगे। अगर रिपोर्ट पूरी नहीं हुई तो न्यायालय से और वक्त भी मांग सकते हैं। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। कोर्ट में हिंदू महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने दावा किया है कि मस्जिद परिसर के अंदर तालाब में एक शिवलिंग मिला है। वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, तालाब का इस्तेमाल शुद्धिकरण के लिए किया जाता था। ज्ञानवापी मस्जिद प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है।
स्थानीय अदालत महिलाओं की एक समूह द्वारा इसकी बाहरी दीवारों पर मूर्तियों के सामने दैनिक प्रार्थना की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। रविवार को जिलाधिकारी शर्मा ने कहा था कि सोमवार का सर्वे कार्य सुबह 8 बजे से शुरू होगा और इस दौरान सभी पक्षों को मस्जिद परिसर में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर का सर्वे वीडियोग्राफी कार्य कराने के लिए नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को पक्षपात के आरोप में हटाने की मांग संबंधी याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी थी। अदालत ने स्पष्ट किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने बीते शुक्रवार को सर्वेक्षण पर यथास्थिति का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था। हालांकि शीर्ष अदालत सर्वेक्षण के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की एक याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओवरलैपिंग इंश्योरेंस पॉलिसी के मामले में जब बीमा धारक को हुई हानि की पूरी क्षतिपूर्ति एक बीमाकर्ता ने की तो दूसरा बीमाकर्ता उसी घटना के लिए किए गए क्लेम के लिए उत्तरदार नहीं होगा। जस्टिस यूजू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या एनसीडीआरसी के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील की अनुमति दी। एनसीडीआरसी ने अपने आदेश में बीमा कंपनी को बीमा धारक की ओर से पेश दावे के खिलाफ 1,78,00,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया था, ये कहते हुए कि बीमा कंपनी भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में मुद्दा दोहरा बीमा ओवरलैपिंग पॉलिसी का है, जिसमें धारक ने एक जैसी घटनाओं के जोखिमों के कवरेज की मांग 2 बीमा पॉलिसियों से की है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने लेविस स्ट्रॉस प्राइवेट लिमिटेड को एक्सटेंडेड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी जारी की थी। बीमा धारक के एक गोदाम में से आग लग गई जिसमें उसके स्टॉक मौजूद थे। फिर बीमा धारक ने बीमाकर्ता से 12 करोड़ 20 लाख रुपए का दावा किया। बीमाकर्ता ने ये कहते हुए दावे को अस्वीकार कर दिया कि एसएफएसपी पॉलिसी की शर्त 4 मरीन पॉलिसी यानी एसटीपी पॉलिसी के तहत देय नुकसान के लिए देयता को शामिल नहीं करती है। बीमा धारक ने एनसीडीआरसी से संपर्क किया, जिसने ये तय किए बिना कि एसटीपी पॉलिसी एक मरीन पॉलिसी थी या नहीं, शिकायत को अनुमति दे दी। बीमा धारक ने 12.2 करोड़ रुपए का दावा पेश किया था। उससे पहले ही आलियागंज से 19 करोड़ रुपए मिल चुके थे। इस पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि बीमा का एक अनुबंध परिभाषित नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए एक है। विशिष्ट जोखिमों के मामले में बीमित व्यक्ति दोहरे बीमे से लाभ नहीं उठा सकता है। बीमित व्यक्ति को पूरा क्षतिपूर्ति की जाएगी, लेकिन कभी भी पूरी क्षतिपूर्ति से अधिक नहीं दिया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बच्चे के यौन उत्पीड़न मामले में धारा 377 के तहत दर्ज केस पर व्याख्या देते हुए कहा कि चूमना और शारीरिक अंगों को छूना इस धारा के तहत अप्राकृतिक अपराध नहीं है। ये कहते हुए कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है। कुछ इसी तरह के मामले में कई महीने पहले औरंगाबाद बेंच ने पॉक्सो धारा के तहत बैड टच को जुर्म की संज्ञा नहीं दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न के आरोपी को जमानत दे दी है। जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि होठों पर चुंबन करना और शारीरिक अंगों को छूना भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक अपराध नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एक नाबालिग बच्चे का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी शख्स को जमानत दे दी है। अपने हालिया आदेश में न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाई ने जिस व्यक्ति को जमानत दी उसे बच्चे के पिता की ओर दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। एफआईआर के अनुसार बच्चे के पिता को अपने घर से कुछ पैसे गायब हो गए थे। बच्चे ने उसे बताया कि उसने पैसे आरोपी व्यक्ति को दिए हैं। नाबालिग ने कहा कि वो मुंबई उपनगर के एक ऑनलाइन गेम का रिचार्ज कराने के लिए आरोपी की दुकान जाया करता था। एक दिन जब वो आरोपी की दुकान पर गया तो आरोपी ने उसके साथ अनुचित व्यवहार किया। न्यायाधीश प्रभु देसाई ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि बच्चे का मेडिकल टेस्ट उसके यौन उत्पीड़न के बयान से मेल नहीं खाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अप्राकृतिक यौन संबंध की बात प्रथम दृष्टया दिखाई नहीं देती है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि आरोपी पहले ही 1 साल जेल में गुजार चुका है और इस मामले में ट्रायल के जल्दी शुरू हो पाने की उम्मीद नहीं है। अदालत ने आरोपी को 30,000 रुपए के निजी बॉन्ड पर जमानत दी है।
हालांकि इस तरह के कृत्य यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध है, लेकिन ये देखते हुए कि पॉक्सो की धारा जो कि आरोपी पर आरोप लगाया गया था उसमें अधिकतम 5 साल कारावास तक की सजा का प्रावधान है और आरोपी लगभग 1 साल से हिरासत में रहा है। धारा 377 के अलावा आरोपी पर आईपीसी की धारा 384 यानी जबरन वसूली के लिए सजा, 420 धोखाधड़ी और धारा 8 यौन उत्पीड़न के लिए सजा और पॉक्सो की धारा 12 यौन उत्पीड़न के लिए सजा के तहत मामला दर्ज किया गया था। आईपीसी की धारा 377 जो शारीरिक संभोग या किसी अन्य अप्राकृतिक कृत्य को दंडनीय अपराध बनाती है, इसके तहत दोषी करार दिए जाने पर अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है और इसमें आरोपी को जमानत मिलना भी काफी कठिन होता है। जस्टिस प्रभु देसाई ने आगे कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए पॉक्सो की धाराओं में अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है, इसलिए उसे जमानत पाने का अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि आंध्र प्रदेश में एक ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा उसके आदेश की गलत व्याख्या के परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत हासिल करने के बाद भी आरोपी हिरासत में रहा। इस तथ्य से परेशान होकर कि वर्तमान मामले में जहां 9 साल की हिरासत उसे जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त पाई गई, आरोपी को 2 अतिरिक्त वर्षों के लिए हिरासत में लिया गया था। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, पीएस नरसिम्हा और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने माना कि ये हुसैनारा खातून और मोती राम को फिर से कैद करना है। ये मामला बहुत ही खेदजनक स्थिति को दर्शाता है। सुधारात्मक उपाय शुरू करने के लिए बेंच ने निम्नलिखित सामान्य निर्देश पारित किए। प्रत्येक हाईकोर्ट हमें ऐसे सभी आदेशों का विवरण देगा जिनका पालन किया जाना बाकी है और संबंधित व्यक्तियों के बारे में जो अभी भी जेल में बंद हैं। दूसरा, प्रत्येक हाईकोर्ट द्वारा आज ये 6 सप्ताह के भीतर विवरण दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 को आरोपी को अंतरिम जमानत दी थी और निर्देश दिया था कि उसे आदेश की तारीख से 3 दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किया जाए। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निर्देश में दिया था और वह उसे ऐसे नियमों और शर्तों पर अंतरिम जमानत पर रिहा करे जो वह उचित समझे। जमानत अर्जी ट्रायल कोर्ट के सामने आई, ये मानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 3 दिनों के समय अवधि समाप्त होने के कारण आवेदन सुनवाई योग्य नहीं था। इसने उसे जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया। पीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह मामले को अपने प्रशासनिक पक्ष पर उठाए और इस तरह के आदेश को पारित करने के लिए संबंधित न्यायिक अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगे। ये दावा किया गया था कि उस समय प्रचलित कोविड-19 प्रतिबंधों को देखते हुए आरोपी को तुरंत स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करने पर जमानत देने से इनकार कर दिया। नतीजतन सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी आरोपी को रिहा नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया है जिसमें संभावित छात्रों को कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न निजी स्कूलों में सामान्य श्रेणी की शेष सीटों के बारे में सूचित किया जा सके। अदालत ने कहा कि ऐसे में उन्हें संबंधित उच्च कक्षाओं में समायोजित किया जा सकता है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने यह आदेश इस बात पर संज्ञान में लेते हुए दिया है कि दिल्ली के लगभग हर निजी स्कूल से कई याचिकाओं में ये शिकायत आई है कि कोविड-19 महामारी के कारण सत्र 2021 के कारण तमाम कोशिशों के बावजूद वे एकेडमी में प्रवेश स्तर की कक्षा में सामान्य श्रेणी की सभी उपलब्ध सीटें नहीं भर पा रहे हैं। दिल्ली सरकार और एक निजी स्कूल के वकील से अदालत के सवाल पर कि क्या सामान्य श्रेणी की इन सीटों को अब भरा जा सकता है क्योंकि सभी स्कूल फिजिकल रूप से फिर से खुल गए हैं, शिक्षा निदेशालय ने कहा कि सभी सीटें भरने का प्रयास किया जा रहा है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दिल्ली सरकार और डीओई को 1 सप्ताह के भीतर सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि जिन स्कूलों में सामान्य श्रेणी की सीटें खाली हैं, जिनके खिलाफ छात्रों को प्रवेश दिया जा सकता है, उनका विवरण डीओई की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अदालत निजी स्कूल आधारशिला विद्यापीठ की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में अधिकारियों द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा शैक्षणिक सत्र में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रतिवादियों द्वारा आवंटित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को प्रवेश देने से छूट की मांग की गई थी, लेकिन उसे 2021 और 22 को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने साथ ही दिल्ली सरकार और शिक्षा निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने मामले की सुनवाई 30 मई तय की है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कोर्ट की विशेष शक्तियां संपन्न आरोपियों के लिए कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश
करने के लिए नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने जेल प्रशासन को फोर्टिस के पूर्व प्रमोटर मालविंदर मोहन सिंह और उनके अधिवक्ता को फिजिकल मीटिंग करने की सुविधा देने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड या RFL में फंड के गबन के आरोप में अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किए गए मालविंदर सिंह को 2397 करोड़ का गबन किया। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने 6 मई को दिए अपने आदेश में कहा कि आर्थिक अपराध न सिर्फ हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि बड़े स्तर पर हमारे समाज को भी प्रभावित करते हैं। वंचित और गरीब तबके के लोग बाद में ऐसे अपराधों से प्रभावित होते हैं। इस कोर्ट की विशेष शक्तियां संपन्न आरोपी के लिए नहीं है जो अपने फायदे के लिए कानून और प्रशासनिक ढांचे को तोड़ने मरोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। कोर्ट ने मालविंदर सिंह ने तिहाड़ जेल नंबर 8 के अधीक्षक को मालविंदर सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट मीडिएशन सेंटर में उनके वकील से मिलने देने का निर्देश देने की याचिका खारिज कर दी। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने दोहराया कि त्योहार के समय जब भी बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा होता है तो तीर्थ यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना राज्य का दायित्व है। सारिका बनाम महाकालेश्वर मंदिर समिति में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अदालत ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के उल्लंघन के डर के बिना उचित व्यवस्था करना और राशि मंजूर करना सरकार का कर्तव्य है। जस्टिस GR स्वामीनाथन की नागरकोइल से व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर आकस्मिक बैठक की और मामले की सुनवाई की, जबकि वकील नीलांकरई और अन्ना नगर से कॉल में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कार महोत्सव जो एक जुलूस है जो मंदिर से शुरू होता है और मंदिर के चारों ओर की 4 गलियों से होकर गुजरता है, हर साल आयोजित किया जा रहा है। हालांकि कोविड-19 के प्रकोप के कारण पिछले 2 वर्षों से इसका आयोजन नहीं किया जा सका। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि इस वर्ष जुलूस निकालने के लिए कदम उठाए गए तो इंस्पेक्टर HR एंड CE ने आक्षेपित संचार जारी करके रथ के पहियों में तीलियां लगाई, जिसमें फिट व्यक्ति के साथ साथ वंशानुगत ट्रस्टी को कार त्योहार ने आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार आयोजन के विरोध में नहीं है, लेकिन राज्य को आम जनता के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। उन्होंने तंजावुर में हाल में ताजदी का उदाहरण दिया, जहां बच्चों सहित 11 लोग रथ जुलूस के दौरान बिजली की चपेट में आ गए थे। उन्होंने कहा कि एक बार संचार में बताई गई खामियों को दूर कर दिया गया तो जुलूस निकाला जा सकता है और राज्य को कोई आपत्ति नहीं होगी। अदालत ने संचार पर ध्यान से विचार करने के बाद पाया कि यह निरीक्षक HR एंड CE द्वारा अधिकार क्षेत्र के बिना जारी किया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह के प्रथागत आयोजनों के आयोजन की सुविधा के लिए HR एंड CE विभाग का कर्तव्य है। एक महत्वपूर्ण फैसले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर कोई पत्नी अपने पति से अपने माता पिता से अलग होने के लिए जोर देती है तो उसे झूठे दहेज की मांग के मामले में फंसाने की धमकी देती है तो ये मानसिक क्रूरता होगी। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस NK चंद्रवंशी की खंडपीठ 21 फरवरी 2017 को कोरबा में एक फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली एक पति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें क्रूरता के आधार पर तलाक की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों न्यायाधीशों ने को नोट किया कि दंपति की शादी मुश्किल से 2 महीने तक चली। इससे पहले कि उनके बीच मतभेद पैदा हो जाए, पत्नी अक्सर अपना ससुराल छोड़कर मायके चली जाती थी। यहां तक कि उसके पिता ने भी पति को ससुराल के बजाय अपने घर में रहने की जिद की। हालांकि पति ने सुलह करने के कई प्रयास किए, लेकिन सब व्यर्थ रहा। न्यायाधीशों ने नोट किया कि ऐसा लगता है कि पति की तुलना में वित्तीय स्थिति के मामले में पत्नी अपने समाज में उच्च स्तर की है, इसीलिए उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन अपने ससुराल वालों के साथ नहीं, और इसीलिए वह हमेशा इस संबंध में उस पर मानसिक दबाव बनाती है और दहेज के मामले में उसे जकड़ने की धमकी भी देती है। न्यायाधीशों ने आगे कहा कि पति के पिता एक वृद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारी थे और उनका एक छोटा भाई भी है। कोर्ट ने बेटे की जिम्मेदारी है कि वह अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करे। ये कहा, अगर पत्नी लगातार पति को अपने परिवार से अलग होने और अपने पैतृक घर में रहने की बाध्य करती है और उसे धमकी भी देती है तो अन्यथा वह उसे दहेज के मामले में फंसाएगी, तो यह पति का पर मानसिक क्रूरता के समान है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बेंच ने वैवाहिक अधिकारों के लिए समझौता विलेख का उल्लेख किया, जिसमें पत्नी ने विशेष रूप से कहा था कि वह पति के साथ तभी रहेगी जब वह अपने माता पिता से अलग रहेगा। पीठ ने पति को मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक का आदेश दिया। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.